हेलो फ्रेंड्स, मैं वेलकम करता हूं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे फार्माकोलॉजी क्या होती है और उसके कौन कौन सी ब्रांचेज होती हैं। तो शुरुआत करते हैं कि फार्माकोलॉजी होती क्या है। तो फार्माकोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस। फार्माकोलॉजी मेडिकल साइंस की एक ब्रांच होती है जिसके अंदर वी स्टडी अबाउट, हम स्टडी करते हैं किसी भी ड्रग या मेडिसिन की। और वो ड्रग या मेडिसिन है वो कहाँ से ओरिजिनेट हुई, कौन कौन से सोर्स उसके अवेलेबल हैं और उसके क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं, क्या उसके एडवर्स इफ़ेक्ट होते हैं। तो इनकी स्टडी हम फार्माकोलॉजी के अंदर करते हैं। फार्माकोलॉजी की मेनली दो ब्रांचेज होती हैं। दो ब्रांच में फर्स्ट होती है एक तो फार्माकोकाइनेटिक्स और एक होती है फार्माकोडायनेमिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होती है कि कोई भी अपन ने ड्रग बॉडी के अंदर इनटेक की तो बॉडी उस ड्रग के प्रति क्या रेस्पॉन्ड करती है। सेकंड है फार्माकोडायनेमिक, इसके अंदर जो ड्रग है वो अपनी बॉडी के अंदर क्या चेंज करेगी उस ड्रग को इनटेक करने के बाद में। तो ये हमारे फार्माकोडायनेमिक होती है। तो हम अच्छे से पढ़ेंगे इन दोनों ब्रांचों को, जिसमें फर्स्ट ब्रांच आती है फार्माकोकाइनेटिक। फार्माकोकाइनेटिक क्या होती है कि अपन ने कोई भी ड्रग ली, वो अपनी बॉडी के अंदर क्या, वो कोई भी ड्रग ली अपन ने तो वो अपनी बॉडी के अंदर जाती है और जो बॉडी उसके ऊपर रेस्पॉन्स करती है कि भाई जैसे अपन ने मानो 100 mg वो ली ड्रग, तो 100 mg की जो ड्रग अपन ने इनटेक की तो उसमें से कितनी वो वहाँ पे मतलब यूज हुई, कितना उसका एक्सक्रीशन हुआ। तो ये सब हम इसमें पढ़ते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स में। इसकी 4 स्टेप होती है। 4 स्टेप में एक आती है एब्जॉर्प्शन, एक डिस्ट्रीब्यूशन, एक मेटाबॉलिज्म और एक एक्सक्रीशन। तो इन चारों को हम अच्छे से पढ़ेंगे। जिसमें फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट आती है स्टेप जिसका नाम है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या होती है कि अपन कोई भी ड्रग लेते हैं, जैसे मान लो अपन ने कोई भी ड्रग ली है वो ओरली ले ली, तो वो ब्लड सर्कुलेशन में कब तक पहुंचती है, तो वो उस ड्रग का एब्जॉर्प्शन होता है। ऐसे कौन से फैक्टर होते हैं जो ड्रग ड्रग है उसके एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं, जिसमें फर्स्ट आता है सोल्यूबिलिटी। अगर ड्रग आपके वाटर सोल्यूबल है तो एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होगा, और अगर वाटर इनसोल्यूबल है तो डिक्रीज होगा आपका एब्जॉर्प्शन ड्रग का। सेकंड आता है कंसंट्रेशन। अगर आप टैबलेट फॉर्म में कोई ड्रग ले रहे हैं तो उसका एब्जॉर्प्शन फास्ट होगा, और जबकि आप कोई पाउडर फॉर्म में ड्रग ले रहे हैं तो उसका एब्जॉर्प्शन स्लो होगा। फिर आता है कि कितने बॉडी सरफेस एरिया के अंदर वो ड्रग एब्जॉर्ब हो रही है। अगर ड्रग को एब्जॉर्ब होने का सरफेस एरिया बड़ा है तो एब्जॉर्प्शन जल्दी और ज़्यादा होगा, और अगर सरफेस एरिया छोटा है तो एब्जॉर्प्शन कम होगा। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट आती है एब्जॉर्प्शन साइट। इसका भी ये भी एक टाइप से फैक्टर है जो अफेक्ट करता है अपने एब्जॉर्प्शन को, क्योंकि जो भी हर रूट होते हैं उसकी अपनी अलग अलग पहचान होती है। जैसे अपन ओरली कोई ड्रग लेते हैं तो उसमें वो कितनी परसेंट डाइल्यूट हुई, उसका मेटाबॉलिज्म हुआ कितने परसेंट, वो यूज आती है। तो उसमें ये चेक करते हैं, जैसे एग्जाम्पल में अपन ने कोई भी ड्रग है वो IV ली, वो डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में चली गई तो उसका 100% एब्जॉर्प्शन हो गया। हमारे फिर नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी आती है बायो अवेलेबिलिटी। बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है कि कोई भी ड्रग है वो अपन ने एडमिनिस्टर की है तो वो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन यानी ब्लड में पहुंचने में कितना टाइम लगाती है, वो उस ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी होती है। या फिर कितने परसेंट ड्रग अपने ब्लड के अंदर पहुंचती है, वो उस ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी होती है। एग्जाम्पल जैसे अपन ने 100 mg की ड्रग है वो ओरली रूट से ले ली, और 70 mg जो ड्रग है वो एब्जॉर्ब हो गई, और जो 30% है तो वो एक्सक्रीट आउट हो गई। तो जो ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी होगी तो वो 70% होगी उस ड्रग की। नेक्स्ट स्टेप आती है फार्माकोकाइनेटिक की, तो वो आती है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन में कि जो कोई भी ड्रग है वो ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम, वो ब्लड स्ट्रीम से टारगेट टिश्यू या टारगेट ऑर्गन पर कब तक जाती है, तो वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे
कोई भी ड्रग है, अपन ने अपना सर दुख रहा है तो हमने उस पे ले ली, तो वो ब्लड तो वो जो ड्रग है उसका एब्जॉर्प्शन हुआ, उसके बाद में वो डिस्ट्रीब्यूट हुई, तो वो कब तक उन रिसेप्टर्स पर पहुंचेगी और बाइंड होने के बाद में अपने सर का दर्द कम होगा, तो वो इसमें आ जाता है डिस्ट्रीब्यूशन में। अब कुछ फैक्टर्स है जो डिस्ट्रीब्यूशन को भी अफेक्ट करते हैं, जिसमें एज, प्रेगनेंसी, ओबेसिटी, डाइट, या फिर कोई डिजीज कंडीशन, या फिर ड्रग इंटरेक्शन। ड्रग इंटरेक्शन क्या होता है कि अपन दो ड्रग अगर कंबाइन में ले लेते हैं तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है बॉडी के ऊपर। तो जैसे अपन ने NSAID लिए है, उसके साथ में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड लिए, तो अपने GI से रिलेटेड साइड इफेक्ट्स शो होंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट आता है फार्माकोकाइनेटिक का, वो होता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? ड्रग मेटाबॉलिज्म इज द मेटाबॉलिक ब्रेकडाउन ऑफ ड्रग्स बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म यूजुअली थ्रू स्पेशलाइज्ड एंजाइम सिस्टम्स। तो इसमें क्या होता है, कोई भी ड्रग है वो अपने अपने छोटे छोटे पार्ट में टूटती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में। बॉडी के अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है जो मेटाबॉलिज्म का काम करता है वो होता है अपना लीवर। वो कैसे करता है? वो करता है एंजाइम्स के थ्रू। ड्रग जो होती है उसके अंदर एंजाइम मिलेंगे, एंजाइम मिलने के बाद में ड्रग का मेटाबॉलिक ब्रेकडाउन होगा, उसके बाद में वो एक्शन शुरू करेगी। तो मेटाबॉलिज्म इज द इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ ड्रग। मेटाबॉलिज्म होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है किसी भी ड्रग के फंक्शन के लिए। प्राइमरी साइट ऑफ मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म कहाँ कहाँ होता है? एक तो मेनली जो होता है वो लीवर के अंदर होता है, बाकी किडनी के अंदर, इंटेस्टाइन में, लंग्स में और प्लाज्मा में। मेटाबॉलिज्म को हम बायो ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं। बायो ट्रांसफॉर्मेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि बायो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्यों क्या होता है? बायो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि चेंज द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग। जो ड्रग की केमिकल प्रॉपर्टी है उसको चेंज करना। जैसे पहले ड्रग फैट सोल्यूबल थी तो उसको बाद में वाटर सोल्यूबल के अंदर उसकी प्रॉपर्टी को चेंज कर दिया, जिससे यूज हो गई वो होती रहेगी, और बाकी जो वाटर सोल्यूबल के अंदर कन्वर्ट होगी वो एक्सक्रीट आउट हो जाएगी। मेटाबॉलिज्म की भी दो फेज होती है, जिसमें फर्स्ट फेज है जिसके अंदर 5 स्टेप्स होते हैं, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलाइसिस, साइक्लाइजेशन और डिसाइक्लाइजेशन। और जो सेकंड फेज होती है, सेकंड फेज में 4 स्टेप होती है, ग्लूकोनिड कॉन्जुगेशन, मिथाइलेशन, एसिटाइलेशन और ग्लूथियन कॉन्जुगेशन। ये इसकी इस वो होती है स्टेप्स। फिर लास्ट पार्ट आता है इसका फार्माकोकाइनेटिक का, वो आता है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या होता है कि एक्सक्रीशन एक प्रोसेस होती है जिसमें बॉडी एलिमिनेट्स ए ड्रग इट्स मेटाबोलाइट थ्रू लंग्स, स्टूल, यूरिन, सलाइवा, स्वेटिंग एंड ब्रेस्ट मिल्क। तो इसमें क्या होता है कि अपने अपने कोई भी ड्रग ली, वो मेटाबोलाइज हुई, उसने एक्शन कर दिया, फिर जो बाकी की जो उसकी डोज बची हुई रहती है वो लंग्स के थ्रू पास आउट हो जाती है, स्टूल के थ्रू पास आउट हो जाए, यूरिन के थ्रू पास आउट हो जाए, सलाइवा के थ्रू पास आउट हो जाती है, या फिर स्वेटिंग के थ्रू पास आउट हो जाती है। अगर मान लो ये पास आउट नहीं हो तो बॉडी के अंदर ज़्यादा क्वांटिटी में होने के बाद में ये टॉक्सिक इफेक्ट बॉडी के ऊपर डाल सकती है। जो अपन ने 4 स्टेप्स पढ़ी है फार्माकोकाइनेटिक की, तो उनके मोस्ट कॉमन फैक्टर क्या होते हैं? एज होता है, वेट होता है, किडनी फंक्शन, लीवर फंक्शन। मान लो अगर आपकी किडनी अच्छे से प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है तो एक्सक्रीशन अच्छे से नहीं हो पाएगा। लीवर अगर आपका अच्छे से फंक्शनेबल नहीं है तो मेटाबॉलिज्म सही नहीं होगा। डाइट, डिजीज, पीएच और ब्लड फ्लो, ये जो होती हैं ये मोस्ट कॉमन फैक्टर होते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स के। तो नेक्स्ट ब्रांच आती है फार्माकोलॉजी की, वो होती है फार्माकोडायनेमिक्स। फार्माकोडायनेमिक्स क्या होती है? इट इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ व्हाट द ड्रग डज टू इन द बॉडी व्हेन इट एंटर।
कहने का मतलब है कि कोई भी ड्रग है वो बॉडी के अंदर अपन ने इंटेक कर ली, उसके बाद में ड्रग है वो बॉडी के अंदर क्या इफेक्ट डालेगी, तो वो उस ड्रग का फार्माकोडायनेमिक होता है। इसके अंदर 5 प्रिंसिपल्स वर्क करते हैं। 5 प्रिंसिपल्स में एक आता है स्टिमुलेशन, डिप्रेशन, इरिटेशन, रिप्लेसमेंट और साइटोटॉक्सिक एक्शन। इन सभी में फर्स्ट आता है स्टिमुलेशन। स्टिमुलेशन क्या होता है? इसके अंदर वो ड्रग इन्वॉल्व करते हैं अपन जो जिसको लेने के बाद में वो किसी सेल की एक्टिविटी या किसी टिश्यू की या किसी ऑर्गन के फंक्शन को इंक्रीज कर देती है। जैसे अपन ने एड्रेनलिन लिया है, तो एड्रेनलिन क्या करती है? जो अपना हार्ट होता है उसकी हार्ट रेट को बढ़ा देती है। नेक्स्ट आता है डिप्रेशन। डिप्रेशन में उन ड्रग्स को इंक्लूड किया गया है जो किसी भी सेल या किसी भी ऑर्गन की एक्टिविटी होती है उसको कम कर दे। जैसे बारबिचुरेट अपन लेते हैं सीएनएस को डिप्रेस करने के लिए। नेक्स्ट नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है इरिटेशन। इरिटेशन क्या होता है? इसके अंदर वो ड्रग आती है जो इरिटेट करती है किसी भी म्यूकस मेम्ब्रेन को बॉडी के अंदर। जैसे इमेटिक्स होती है तो वो वोमिटिंग प्रोड्यूस करवाती है। जो इमेटिक्स ड्रग होती है वो अपन ओरली लेते हैं, तो वो जैसे ही स्टोमक के अंदर एंटर करती है तो वो जो अपने स्टोमक की जो मेम्ब्रेन होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, उसको इरिटेट करती है जिससे अपने वोमिटिंग होती है। नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट क्या होता है? इंक्लूड दोज ड्रग विच हेल्प टू फुलफिल द बॉडी रिक्वायरमेंट एक्सेट्रा। तो मतलब इसमें वो ड्रग्स इंक्लूड होती है जो अगर अपनी बॉडी के अंदर किसी चीज़ की कमी है पहले से और उसको वो ड्रग अपन ने इंटेक की, उसके बाद में वो कमी फुलफिल हो जाए। एग्जाम्पल में जैसे विटामिन सप्लीमेंट, अपनी बॉडी के अंदर विटामिन्स अगर कम है तो अपन विटामिन सप्लीमेंट लेते हैं तो अपनी बॉडी के अंदर विटामिन सप्लीमेंट से बढ़ जाते हैं अपने विटामिन्स। नेक्स्ट आता है साइटोटॉक्सिक एक्शन। इसमें क्या होता है? इसमें वो ड्रग इन्वॉल्व करते हैं जो हेल्प करती है किसी भी इन्फेक्शन को ट्रीट करने में। जैसे पेनिसिलिन हो गया, सिफ्लोस्पोरिन या फिर कोई भी एंटीबायोटिक जो अपनी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन को रोकने में हेल्प करती है। नेक्स्ट आता है फार्माकोडायनेमिक में मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है कि कोई भी ड्रग है वो अपना एक्शन कैसे वो एक्ट करती है। तो जिसके अंदर 2 टाइप के मीडिएटर्स होते हैं। एक ड्रग होती है जो नॉन रिसेप्टर मीडिएटेड होती है, सेकंड होती है रिसेप्टर मीडिएटेड। जो नॉन रिसेप्टर मीडिएटेड होता है तो इन दिस द ड्रग एक्ट इन द बॉडी विदाउट बाइंडिंग एन स्पेसिफिक रिसेप्टर। तो इसके अंदर वो ड्रग इंक्लूड होती है जो किसी रिसेप्टर से बाइंड नहीं होती पर अपना एक्शन वो कर देती है। इसके अंदर इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे थ्रू ओस्मोसिस। तो ओस्मोसिस प्रेशर के कारण होता है जिसके अंदर ड्रग्स कैन अफेक्ट फ्लूइड मूवमेंट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। तो ये मतलब बिना किसी रिसेप्टर से जुड़ने के बाद में भी अपना एक्शन दे। नेक्स्ट है थ्रू केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शंस के थ्रू, जैसे कोई भी ड्रग है जैसे एंटासिड है तो उसको अपन ने इंटेक किया, वो किसी रिसेप्टर से जुड़ने के बिना भी अपन ने इंटेक किया, स्टोमक के अंदर जाके जो अपना स्टोमक एसिड है उसको वो न्यूट्रलाइज कर देती है। नेक्स्ट आता है एंजाइम इनिबिशन। जैसे एंटीबायोटिक है वो डिक्रीज करती है बैक्टीरियल एंजाइम को। फिर आता है थ्रू आयन चैनल। कोई भी ड्रग है वो आयन चैनल से बाइंड होती है और उसके बाद में अपना इफेक्ट शो करती है। लास्ट है एंटीबॉडी प्रोडक्शन। इसके अंदर क्या होता है कि कोई भी ड्रग है वो इंक्रीज कर दे या डिक्रीज कर दे अपने बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ बनाने में हेल्प करती है ये भी। तो नॉन रिसेप्टर मीडिएटेड का मतलब है कि कोई भी ड्रग है वो बिना किसी रिसेप्टर से बाइंड होके बॉडी के अंदर अपना वर्क करे। नेक्स्ट आती है रिसेप्टर मीडिएटेड। रिसेप्टर मीडिएटेड क्या होती है? इन दिस द ड्रग एक्ट इन द बॉडी
विद बाइंडिंग हिज स्पेसिफिक रिसेप्टर। तो कुछ ड्रग्स ऐसी होती है जो किसी रिसेप्टर से बाइंड होती है बॉडी के अंदर, फिर ही अपना एक्शन है वो अच्छे से दे पाती है। अगर उसको रिसेप्टर नहीं मिले तो वो वैसे के वैसे ही बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाती है। तो इसके अंदर क्या आती है, एक आती है फर्स्ट, इसमें फर्स्ट आता है एंटागोनिस्ट, सेकंड आता है एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, ये दो गए। उसके बाद में आता है एफिनिटी। एफिनिटी क्या होती है? एफिनिटी होती है एबिलिटी ऑफ ड्रग टू गेट बाउंड द रिसेप्टर। कि एफिनिटी का मतलब होता है कि कोई भी ड्रग है वो रिसेप्टर से कितने परसेंट तक जुड़ रही है, तो वो उस ड्रग की एफिनिटी हो गया। एंटागोनिस्ट क्या होता है? ऐसी ड्रग जो जो बॉडी के अंदर, मान लो अगर अपने को डोपामाइन के लेवल को इंक्रीज करना है, तो अपन ने एग्जाम्पल के तौर पे लीवोडोपा दे दी, तो वो उस जो डोपामाइन अपने अंदर न्यूरोट्रांसमीटर है उसको वो इंक्रीज कर देती है। एंटागोनिस्ट का मतलब होता है कि बॉडी के अंदर विपरीत प्रभाव करे। जैसे पहले से अपने डोपामाइन बढ़ा हुआ था, उसके बाद में हमने ऐसी ड्रग दी जिससे डोपामाइन का सिक्रेशन था वो कम हो गया, तो वो एंटागोनिस्ट में इंक्लूड होती है वो ड्रग्स। अब बात करते हैं मोस्ट कॉमन जो होते हैं फैक्टर अफेक्टिंग करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को, मतलब ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो ड्रग और को अफेक्ट करते हैं। जिसमें फर्स्ट आता है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, सेकंड आता है प्रेजेंस ऑफ अदर ड्रग। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में है कि अगर अपन ने आईवी ली तो वो अच्छे से एक्शन करेगी बजाय ओरली की तुलना में। सेकंड आता है प्रेजेंस ऑफ अदर ड्रग, इसमें आता है कि जैसे अपन ने पहले ही कोई ड्रग इनटेक कर रखी है, वो अच्छे से मेटाबोलाइज भी नहीं है, और अगर अपन ने दूसरी ड्रग ले ली तो जो दूसरी ड्रग है वो अच्छे से मेटाबोलाइज भी नहीं होगी और उसका एक्शन भी प्रोड्यूस नहीं होगा। थर्ड आती है एज, फिर आता है बॉडी वेट, सेक्स मेल फीमेल है, फिर आता है इन्वायरमेंटल फैक्टर इंक्लूड होते हैं इसमें, जेनेटिक फैक्टर, डिजीज और टॉलरेंस। टॉलरेंस का मतलब होता है कि अपनी बॉडी जो अपनी ड्रग है उसको टॉलरेट कर पाती है नहीं कर पाती है। इसके बाद में आता है एक वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है फार्माकोलॉजी में फर्स्ट यूनिट से, वो पूछ लेता है रिसेप्टर फैमिली की। रिसेप्टर फैमिली क्या होती है? इसके अंदर चार टाइप की फैमिली आती है, जिसमें फर्स्ट है लिगैंड गेटेड आयन चैनल, सेकंड है जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, थर्ड है एंजाइमेटिक रिसेप्टर, फोर्थ है न्यूक्लियर रिसेप्टर। तो जिसमें फर्स्ट है लिगैंड गेटेड आयन चैनल, इसको अपन आयनोट्रोपिक रिसेप्टर भी बोलते हैं। अगर कोई भी ड्रग है वो इस अगर चैनल से जुड़ती, आयन चैनल से जुड़ती है, तो वो फास्टली एक्ट करेगी। फिर आता है जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, इसको अपन मेटाबोट्रोफिक रिसेप्टर भी बोलते हैं। ये लार्जेस्ट फैमिली होती है सेल मेम्ब्रेन के रिसेप्टर्स की, और ये अल्फा हेलिकल मेम्ब्रेन स्पेनिंग अमाइनो एसिड सेगमेंट से मिलके बने हुए होते हैं। थर्ड आता है एंजाइमेटिक रिसेप्टर। एंजाइमेटिक रिसेप्टर क्या होते हैं? ट्रांस मेम्ब्रेन एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर, जैसे मतलब ऐसी ड्रग जो किसी एंजाइम से आके बाइंड हो, तो एग्जाम्पल में टायरोसिन काइनेज है वो इंसुलिन से बाइंड होता है। फोर्थ आती है न्यूक्लियर रिसेप्टर। न्यूक्लियर रिसेप्टर क्या होते हैं? ऐसी ड्रग जो बॉडी के अंदर जो अपनी सेल है उसके न्यूक्लियस से अटैच हो तो और अपना एक्शन प्रोवाइड करें, तो वो रेगुलेट करती है जो जीन्स होते हैं अपने उसके एक्सप्रेशंस को, जैसे थायराइड हार्मोन। तो ये तो अपन ने पढ़ लिया फार्माकोलॉजी में डेफिनेशन क्या होती है और उसकी दोनों ब्रांचेज है, उसको अच्छे से अपन ने एक्सप्लेनेशन कर लिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन। रेशनल यूज के अंदर अपने को 6R, जो भी नर्सिंग स्टाफ है उसको 6R को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। ये 6R क्या होता है? 6R का मतलब होता है राइट डोज। पेशेंट को अपने को राइट डोज देनी है।
राइट ड्रग। सेकंड आता है राइट ड्रग। राइट ड्रग का मतलब है पेशेंट को अपने को राइट ड्रग देनी है। अगर मान लो पेशेंट के बुखार है तो डॉक्टर ने अपने को प्रेस्क्राइब कर दी पीसीएम पैरासीटामोल, लेकिन अपन ने उसको अच्छे से देखा नहीं कि भाई कौन सा पत्ता है, और अपन ने पेशेंट को लाके डाइक्लो का पत्ता दे दिया। राइट डोज का मतलब है कि अपने को 100 mg देनी थी और अपन ने 500 mg दे दी। नेक्स्ट आता है राइट ड्यूरेशन। मान लो एक ड्रग है, वो 8 घंटे के अंदर अपने इफेक्ट्स जो होते हैं उनको शो करके सबसाइड हो जाती है। तो जैसे अपन को डॉक्टर बोलता है कि सुबह 6 बजे ये लेनी है अपने को टैबलेट, और 12 बजे से पहले दूसरी टैबलेट अपने को नहीं लेनी है। वो क्यों नहीं लेनी होती है? क्योंकि अगर अपन उसको 12 बजे से पहले ले लेते हैं तो फिर वो अच्छे से मेटाबोलाइज नहीं हो पाती है। क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि वो जो ड्रग है वो दूसरी वाली वो अभी तक अच्छे से मेटाबोलाइज नहीं हो पाती है। राइट पेशेंट। राइट पेशेंट होना चाहिए जिसको अपन डोज दे रहे हैं या फिर कोई भी ड्रग दे रहे हैं। राइट पेशेंट मतलब जैसे हॉस्पिटल के अंदर एक नाम के अलग अलग व्यक्ति हो सकते हैं, इसलिए राइट कॉस्ट अपने को राइट कॉस्ट के अंदर ही प्रोवाइड करानी होती है पेशेंट को ड्रग। फिर आता है राइट रूट। अपने को राइट मतलब सही रूट से अपने को मेडिसिन देनी है। जैसे अपने को आईवी का इंजेक्शन है वो आईवी देना है, आईएम का इंजेक्शन है तो आईएम ही देना है, और अगर इंसुलिन का लगा रहे हैं तो सबक्यूटेनियस ही उसको देना है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम।